यूपी 20 में क्लासेस की 10 का दम श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत है। और 10 का दम श्रृंखला का ये मतलब जो हमारा 14वां प्रैक्टिस सेट है भाई। और इससे पहले ऑलरेडी हम 13 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। तो भाई ध्यान रखो, जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं अगर अगर उन्हें देखें तो उनके लिए हमने एक फ़ोल्डर बना दिया। यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर एक फ़ोल्डर देखने को मिलेगा। तो उसमें जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाए गए हैं पीछे, तो वहाँ पर तुम आसानी से उन प्रैक्टिस सेट को देख सकते हो भाई। तो एक फ़ोल्डर मिलेगा भाई एसएससी और रेलवे के नाम से, उसमें जो प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेंगे। तो प्रैक्टिस सेट जो है ये 14वां प्रैक्टिस सेट है भाई। तो करते हैं भाई शुरू 14वें प्रैक्टिस सेट को लेकर चर्चा। भारत में सितार के उस्ताद, सितार मास्टरों के रूप में किसे जाना जाता है भाई? तो 2023 की परीक्षा में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया भाई, एसएससी एमटीएस। तो सितारा देवी के बारे में पढ़ते हैं। इन्हें कथक की रानी कहा जाता है, क्वीन ऑफ कथक। कथक की रानी किसे कहा जाता है? सितारा देवी। तो इनका संबंध किससे भाई? कथक नृत्य से। तो कथक की रानी बोला जाता है भाई किसे भाई? सितारा देवी। कथक की रानी बोला जाता है किसे? सितारा देवी। अगर बात करें भाई यहाँ पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, इनका संबंध शहनाई से है भाई। 2001 में भारत रत्न मिला है भाई। तो सितार उस्ताद के नाम से जो जाना जाता है भाई, पंडित रविशंकर को जाना जाता है। सितार उस्ताद के नाम से पंडित रविशंकर को जाना जाता है। तो कुछ और नाम सितार से देखेंगे भाई, सितार से नाम देखते चलेंगे भाई जितने भी सारे धीरे धीरे। सितार वादक, अब देखो सितार वादक में पिछली क्लासों में मैंने बताया होगा, अनुष्का शंकर के बारे में बताया होगा, शाहिद परवेज, बंदे हसन, और एक बताया होगा मैंने उमा शंकर मिश्रा, और एक पंडित रविशंकर। इससे आगे जो हमें नाम ध्यान रखने हैं वो और कौन से नाम ध्यान रखने हैं? एक भाई उस्ताद विलायत खान। उस्ताद विलायत खान का संबंध भी किससे बोलेंगे भाई? सितार से बोलेंगे भाई। उस्ताद विलायत खान। एक नाम आपको देखने को मिलेगा सुजात खान। पूछा जाएगा भाई सुजात खान का संबंध किससे? तो सितार से। फिर आपका एक नाम देखने को मिलेगा राजीव जनार्दन का। राजीव जनार्दन का नाम देखने को मिलेगा भैया। एक नाम मिलेगा, एक नाम और ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना। राजीव जनार्दन हो गया। हरशंकर या हरिशंकर भट्टाचार्य, इनका भी संबंध किससे भाई? सितार से। और हमारा एक नाम देखने को मिलेगा तुम्हारा आनंद पारिक का भी संबंध किससे भाई? सितार से। आनंद पारिक, ये भी किससे हैं? सितार से भाई। तो इतने हम अब तक 8-10 नाम पढ़ चुके हैं भाई सितार के बारे में, और यहीं से आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। तो भाई हरशंकर भट्टाचार्य, हरिशंकर, और स्मिता नागदेव के बारे में भी बताया होगा मैंने भाई पिछले की क्लासों में भाई। तो इसका जो आंसर है भैया, पंडित रविशंकर को सितार उस्ताद के नाम से जाना जाता। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर है विलायत खान, बुद्धादित्य मुखर्जी और राजीव जनार्दन इमदाद खानी घराना। इनका घराना पूछ लेते हैं भाई, कौन से घराने संबंधी है? इमदाद खानी घराने से संबंधित है कौन? राजीव जनार्दन। इनका संबंध किससे? सितार से भाई। तो सितार से है भाई, कौन इनका संबंध किससे भाई? सितार से। तो पहले सितार को करते चलेंगे भाई। तबला के बारे में देखें भाई, तबला के बारे में एक हमें नाम ध्यान रखना पड़ेगा, संदीप दास का नाम ध्यान रखना पड़ेगा। संदीप दास। तलबीन सिंह, इनका भी संबंध किससे भाई? सितार से। जाकिर हुसैन का नाम ध्यान रखना भाई, जाकिर हुसैन, इनका भी संबंध किससे भाई? तबला से। फिर रखना है भैया अल्लाह रखा कुरैशी। अल्लाह रखा
खां कुरैशी का संबंध किससे है? ये तबला वादक है। तो यहाँ पर मैंने 3 तुम्हें नाम बताए भाई, इन्हें ध्यान रखना। आगे की क्लासों में धीरे धीरे करते चलेंगे सारे नाम, सही है भाई। आगे की क्लासों में धीरे धीरे सारे नाम करते चलेंगे भाई। तो संदीप दास, तलवीर सिंह, जाकिर हुसैन, इनका संबंध किससे है भाई? तबला से। संतूर से ध्यान रखना हमें। शिव जी के भजन कौन करते हैं? ये संत लोग। शिव कुमार शर्मा, तो शिव जी के भजन करेंगे भैया शिव कुमार। भजन कौन करेंगे भैया? तो भजन सोपोरी। कौन भैया? भजन सोपोरी। इनका घराना भी पूछा गया है, भजन सोपोरी का। इनका संबंध है भैया सूफियाना घराने से संबंधित है भाई, पूछा भी गया है इस बार पेपर में। सूफियाना घराने से संबंधित कौन है? भजन सोपोरी। और एक संतूर से एक नाम आता है हमें देखने को मिलेगा भैया, वर्षा अग्रवाल। किसका नाम देखने को मिलेगा? वर्षा अग्रवाल का नाम मिलेगा भाई। तो ये सब किससे भी? संतूर से संबंधित है। अब इसमें पूछा गया है विलायत खान, बुद्धादित्य मुखर्जी, राजीव जनार्दन, इनका सभी का संबंध सितार से हो जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा आंसर था। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारा ये हो जाता है। आगे क्वेश्चन आते हैं अगले क्वेश्चन पर। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है भाई? अब देखो, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान तुम्हें देखने को मिलेगा केरल में देखने को मिलेगा, पेरियार। अब देखो केरल के देखते हैं भाई, केरल में कौन कौन से हैं भाई। एक की बात करें, साइलेंट वैली, केरल में हमें देखने को मिलेगा साइलेंट वैली। एक मिलेगा हमें एराविकुलम, एराविकुलम, एराविकुलम 2, ये ध्यान रखें तुम्हें, एराविकुलम 2। अनामुदी 16, अनामुदी 16, अनामुदी 16, मठीकेतन 16। ये 16 नाम से सब कहाँ पर मिलेंगे तुम्हें? ये केरल में मिलेंगे। एक मिलेगा पम्मादुम 16 के नाम से, ये सारे कहाँ पर मिलेंगे? हमें केरल में देखने को मिलेंगे नेशनल पार्क। तो केरल में जो नेशनल पार्क मिलेंगे हमें 6 नेशनल पार्क है टोटल। एक तो यहाँ पर साइलेंट वैली होगा, एराविकुलम, अनामुदी 16 नेशनल पार्क, मठीकेतन 16 नेशनल पार्क और पम्बादुम 16 नेशनल पार्क, और एक होगा हमारा पेरियार। तो टोटल केरल से कितने नेशनल पार्क है? 6 नेशनल पार्क हैं भाई। आगे आते हुए क्वेश्चन नंबर अगला। एफएम रेडियो को किसने पेटेंट कराया था भाई? एडवर्ड पहले ऑप्शन कह रहा है भैया, इन्होंने करा था भैया हाइड्रोजन बम का आविष्कार, हाइड्रोजन बम। जूलियस ओपनहीमर, इन्हीं के नाम पर एक मूवी बनी है इनकी जीवनी पर, जिसका नाम है ओपनहीमर मूवी है। इनके जीवन पर एक मूवी बनी है जिसे 96वें ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड भी मिल चुका है भाई, ध्यान रखना। तो ओपनहीमर ये क्या है भैया? इनका संबंध है परमाणु बम, परमाणु बम का आविष्कार किया था भाई इन्होंने। इन्हीं के नाम पर मूवी भी बनी है। एडविन हब्बल आर्मस्ट्रॉन्ग, इनका संबंध है एफएम रेडियो। अब देखो एफएम को पूछ लेते हैं कभी कभी, एफएम की फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं भैया। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एफएम का फुल फॉर्म में भी पूछा जाता है पेपर में, ध्यान रखना।
थॉमस एल्वा एडिसन, इन्होंने किसका आविष्कार किया था? विद्युत बल्ब। इन्होंने किस बल्ब का आविष्कार किया था भैया? विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। तो धीरे धीरे वो चारों ऑप्शन जो है उनके बारे में हम करते चलेंगे भाई। सही है भाई। आगे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार माजुली नदी द्वीप में नहीं मनाया गया? अब देखो माजुली नदी द्वीप, ये जो है भाई माजुली नदी द्वीप, इसके बारे में बात करेंगे। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछा जाता है भाई बहुत पेपर में। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, सबसे बड़ा नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहाँ पर मिलेगा? असम में मिलेगा। और किस नदी के द्वारा इसका निर्माण किया गया? ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा इस द्वीप का निर्माण किया गया, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा। और इसी द्वीप के नाम पर एक वहाँ की सरकार ने एक माजुली डिस्ट्रिक्ट भी घोषित किया था। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ पर है? माजुली, असम, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित। पूछा गया इस पर कौन सा त्योहार नहीं मनाया जाएगा? अली ए लिगांग मिसिंग जनजाति द्वारा धान की फसल बुआई के उपलक्ष्य में, वास्तव में ये जो त्योहार है नए बीज बोने की त्योहार से संबंधित है भाई। फल्गुत्सव, बिहू और राजा पर्व जो है भाई, राजा पर्व जो है भाई इसका ध्यान रखना, ये राजा पर्व का जो संबंध है उड़ीसा से है भाई, उड़ीसा से राजा पर्व। अब इस राजा पर्व के बारे में ध्यान रखेंगे क्या क्या पॉइंट। ये जून माह में मनाया जाता है, पूछा जाता है जून में। कितने दिन तक मनाया जाता है भैया? 3 दिन तक मनाया जाता है। और तीनों के नाम भी पूछे जाते हैं पेपर में भाई। पहला नाम कहलाता, पहला दिन कहलाता है इसका रजो। दूसरा कहलाता है भैया मिथुन संक्रांति, दूसरा दिन इस फेस्टिवल का मिथुन संक्रांति। तीसरा दिन कहला इसका भूदहा या बासीरज, या बासीरज। तो असम के कई सारे फेस्टिवल हमने देखे होंगे जिनकी हमने चर्चा करते होंगे लगन। फिर आगे आते हैं भाई, इसमें जो आंसर होगा राजा पर्व कहाँ पर मनाया जाएगा? उड़ीसा से संबंधित, ना कि माजुली द्वीप से। इसका आंसर ये वाला होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं भाई, छठा। सुमेलित नहीं है भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, महानदी, उड़ीसा। भारत में सबसे लंबा डैम, सबसे लंबा बांध हीराकुंड कहाँ पर? महानदी, उड़ीसा। सही है भाई। भारत में सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, 261 मीटर इसकी ऊंचाई है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। कहाँ पर भैया? भागीरथी, उत्तराखंड। भारत में सबसे ऊंचा ग्रेविटी डैम भाखड़ा बांध, सतलज नदी, हिमाचल प्रदेश। सही है। भारत में सबसे बड़ा बांध सरदार सरोवर बांध, नर्मदा नदी, गुजरात। भारत में सबसे पुराना बांध मुल्ला पेरियार बांध, कावेरी नदी, तमिलनाडु। तो भारत का जो सबसे पुराना जो बांध है भैया, मैंने बताया होगा, जिसका निर्माण 2वीं शताब्दी में किया गया, कल्लनई बांध, कल्लनई डैम। ये भारत का सबसे पुराना बांध है और 2वीं शताब्दी ईस्वी में से निर्मित किया गया। कावेरी नदी पर है। और कहाँ पर है भाई देखने को मिलेगा? ये तमिलनाडु में मिलेगा। लेकिन मुल्ला पेरियार बांध है जो, ये मिलेगा हमें कावेरी नदी केरल में, और कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच ये वाला जो बांध है, मतलब केरल और तमिलनाडु के बीच ये बांध क्या विवादित है? कौन सा? मुल्ला पेरियार। और ये भारत का एकमात्र चापाकार डैम है भाई। कौन सा? डी। तो ई वाला इसका आंसर हो गया। तो ई वाला इसका आंसर क्या है? गलत है भाई। छठे का ई होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखो। ऑस्टिग्मेटिज्म को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो एमपी पटवारी 2023 में पूछा गया।
ऑस्टोमेटिक जो बीमारी होती है इसमें जो लेंस होता है वो तिरछा हो जाता है, इससे जो हमें दिखेगा वो तिरछा दिखने का लगेगा। तो इसमें पूछा गया किसका, कॉनकेव लेंस। देखो चारों ऑप्शन से बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पेपर में बनेंगे भाई। अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे भैया, अवतल लेंस। और निकट दृष्टि दोष को ही क्या बोला जाता है, मायोपिया पूछा जाता है। ये मायोपिया, मायोपिया। उत्तल लेंस का प्रयोग जो होता है दूरदृष्टि दोष को कम करने के लिए किया जाता है भाई। दूरदृष्टि दोष। और इससे बोला जाता है भाई दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। बायोफोकल लेंस जैसे द्विफोक्सी लेंस भी कहा था, बायोफोकल लेंस या द्विफोक्सी लेंस। इसमें क्या होता है, ऊपर क्या होता है, इसमें उत्तल लेंस लगाया था चश्मे में और नीचे जो लगाया था उसमें मतलब ऊपर उत्तल और नीचे लगेगा उत्तल लेंस। तो ये द्विफोक्सी लेंस ये निकट एवं दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, मतलब जरा दृष्टि दोष के लिए, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे भैया, बायफोकल या इसे द्विफोक्सी लेंस भी कहते हैं। इससे बोला जाता है भैया प्रेस बायोपिया। क्या बोलेंगे इसे, प्रेस बायोपिया। तो इन तीन ऑप्शन इससे अलग जो हमने, देखो इसका जो आंसर होगा सिलेंड्रिकल लेंस, या इससे बोलेंगे भैया वेलनाकार लेंस। क्या नाम देते हैं भैया इससे, वेलनाकार लेंस। सिलेंड्रिकल लेंस को वेलनाकार और बायफोकल को द्विफोक्सी लेंस भी कहा जाता है। द्विफोक्सी लेंस, कौन सा भैया, द्विफोक्सी लेंस। तो इसमें जो आंसर होगा ऑस्टिमेटिक्स को ठीक करने के लिए सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग किया। तो इसमें जो हमारे ये चार, मैंने ये तीन जो ऑप्शन बताए हैं, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं पेपर में, ये वाली बात ध्यान रखनी। और आगे भी प्रैक्टिस सेट में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे भी। प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है, एसएससी सीपीयू 2022 में पूछा गया। अब देखो सचिन तेंदुलकर की अगर बुक की बात करें तो प्लेइंग इट माई वे ये किसकी है, सचिन तेंदुलकर की बुक है। अब देखो यहाँ पर सुनील गावस्कर की बुक की बात करें, देखो कुछ खिलाड़ियों की मैं बुक बताता हूँ। सनी डेज, थोड़ी थोड़ी बुक करते चलेंगे। सनी डेज पूछी जाती है, सुनील गावस्कर की बुक है, सुनील गावस्कर। तो धीरे धीरे प्रमुख खिलाड़ियों की बुक भी करते चलेंगे। डेविड सुनील गावस्कर। एक बुक हमें ध्यान रखनी है भाई, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, क्रिकेट माई लाइफ। एक ध्यान रखनी, क्रिकेट माई लाइफ। ये दोनों बुकें किसकी हैं भैया, कपिल देव, कपिल देव। ये दो बुकें, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, क्रिकेट माई स्टाइल, किसकी बुकें हैं भैया, तो ध्यान रखने। फिर भाई एक बुक ध्यान रखनी है हमें, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। एक बुक ध्यान रखनी है युवराज की, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ।
माई लाइफ, ये किसकी बुक हो जाएगी भैया? युवराज सिंह की बुक, युवराज। फिर एक सौरभ गांगुली की बुक पूछी जाती है, द सेंचुरी इज नॉट इनफ। एक ये ध्यान रखनी, एक बुक और ध्यान रखनी है हमें, वी लीव किसकी है भैया? सुरेश रैना की बुक ध्यान रखनी है, सुरेश रैना। तो ये फिलहाल अभी कुछ बुक ध्यान रखनी है, फिर आगे आगे धीरे धीरे जितने भी खिलाड़ियों की इंपॉर्टेंट फेमस बुकें होंगी जो कि परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, उन्हें धीरे धीरे करते चलेंगे। तो सबसे पहले सनी डेज किसकी है भाई? सनी डेज सुनील गावस्कर की है भैया। क्रिकेट माई स्टाइल स्टेट फ्रॉम द हार्ट, ये कपिल देव। द बेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह। द सेंचुरी इज नॉट इनफ, सौरभ गांगुली। किसकी है भाई? ये सौरभ गांगुली की है। तो फिलहाल हम इतनी बुक देखेंगे अभी, अगले जो प्रैक्टिस सेट आएंगे वहाँ में सारी बुकें करते चलेंगे। साइना नेहवाल की, अगर साइना नेहवाल की बात करें तो ये वाली बुक होगी इनकी, प्लेइंग, इनकी बहुत पूछी जाती है, साइना नेहवाल की प्लेइंग टू विन, इनकी बुक बहुत बार पूछेगी, प्लेइंग टू विन। किसकी भैया? सानिया मिर्जा। तो इसमें जो प्लेइंग इट माई बेब किनकी भैया? सचिन तेंदुलकर की बुक। सही है भाई। आगे क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर अगला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय का वर्णन नहीं किया गया था? एसएससी स्टेनो तो मैंने बताया, भारतीय प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है भैया? प्रेम्बल में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई होगी, और मैंने प्रेम्बल को तुम्हें बताया भी होगा, पूरे क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे। तो इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई, लेकिन लोकतांत्रिक न्याय की कहीं पर भी बात या उल्लेख नहीं किया गया। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। तो प्रैक्टिस सेट में तुम्हें देखने को मिल रहे होंगे, जो मैं पीछे क्वेश्चन मतलब व्याख्या बताता हूँ, तो वहाँ से रिलेटिव आगे जो सेट में क्वेश्चन मिल रहे होंगे, जिससे तुम्हें तैयारी और अच्छी होती रहेगी। मेरे ध्यान रखना, बीच बीच में क्वेश्चन भी डालते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है? बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो नेपाल को भूटान से अलग करेगा सिक्किम। तो सिक्किम जो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है, कौन? सिक्किम। अब सिक्किम की पूछी जाती है घरेलू सीमा कितने राज्यों से लगती है? घरेलू सीमा, अब सिक्किम की घरेलू सीमा जो लगेगी वो केवल पश्चिम बंगाल एकमात्र राज्य से सीमा बनाएगा। घरेलू सीमा कौन भाई? सिक्किम। अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा लगती है भैया, इसकी 3 देशों के साथ बाउंड्री लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा तुम्हें देखने को मिलेगी भैया, सिक्किम के अगर पूरब में जाएंगे तो हमें मिलेगा भूटान देखने को। सिक्किम के पूरब में क्या मिलेगा? भूटान मिलेगा। पश्चिम में जाएंगे तो कौन देखने को मिलेगा? नेपाल। और इसके उत्तर में कौन मिलेगा हमें? चीन मिलेगा। तो भारत का जनसंख्या की दृष्टि से ये कैसा भाई? सबसे छोटा राज्य है। तो यहाँ पर 3 पॉइंट तुम्हें देखते चलने हैं भाई। तो यहाँ पर ये 3 पॉइंट सिक्किम को लेकर अभी ध्यान रखना है, फिर आगे डिस्कस करते चलेंगे। तो 10 का जो आंसर होगा, इसका आंसर बी होगा। सही है भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, भूटान का राष्ट्रीय खेल है भाई, भूटान का राष्ट्रीय खेल है भाई। अब देखो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं, बेसबॉल की अगर बात करें तो ये होगा भैया यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा? बेसबॉल। तीरंदाजी, तीरंदाजी इसका जो आंसर होगा भूटान, इसे इंग्लिश में आर्चरी, तीरंदाजी या आर्चरी बोला जाता है। आइस हॉकी की बात करें तो ये कहाँ का भैया? कनाडा का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी। वॉलीबॉल की बात करें तो एक तो हो जाता है हमारा नेपाल का वॉलीबॉल है भैया, और नेपाल के साथ श्रीलंका का भी वॉलीबॉल हो जाता है भाई। मतलब ये 2 वॉलीबॉल नेपाल श्रीलंका। तो
तो इसमें जो भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है वो तीरंदाजी है। बेसबॉल किसका? यूएसए। तो सही है भाई। आगे देखें क्वेश्चन नंबर अगला। निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रधानमंत्री को पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान पाकिस्तान से सम्मानित किया गया? तो इन्हें ध्यान रखना, भारत का पाकिस्तान का भी सर्वोच्च सम्मान मिला है और भारत का भी सर्वोच्च सम्मान जिसे भारत रत्न कहते हैं वो भी मिला है, भी ध्यान रखना। तो इसमें एक क्वेश्चन तो ये हो गया, पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा? निशान पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले प्रधानमंत्री हम देखेंगे भाई कौन से? मोरारजी देसाई को देखेंगे, मोरारजी देसाई। अब देखो ये मोरारजी देसाई को कब मिला भैया? ये 1990। अगले वर्ष ही इन्हें मिल जाता है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत में 1991। फिर अगर इनसे बात करेंगे, इनसे बात करनी है भाई, देखो जरा, भारत के चौथे प्रधानमंत्री, भारत के चौथे और देश के पहले, और देश के पहले गैर कांग्रेसी, देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री पूछा जाता है। देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मतलब जो कांग्रेस से नहीं थे, प्रधान पीएम। अब इनका जो समय है भैया, पूछा गया पेपर में 2077 से 79, तो पूछा गया भाई भारत के। और भाई देखो इसमें ध्यान रखना, अपने पद से इस्तीफा देने वाले पहले प्रधानमंत्री, अपने पद से इस्तीफा देने वाले पहले प्रधानमंत्री, अपने पद से इस्तीफा देने वाले पहले प्रधानमंत्री, देने वाले पहले पीएम कौन है भैया? मोरारजी देसाई। ये वही प्रधानमंत्री जिनको कार्यवाहक राष्ट्रपति बीडी जत्ती के द्वारा शपथ दिलाई गई। पूछा भी गया था ऐसे कौन से प्रधानमंत्री है जिनको कार्यवाहक राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई गई, तो वही होंगे कौन से? मोरारजी देसाई। और इनको शपथ दिलाई गई थी बीडी जत्ती के द्वारा। तो ध्यान रखो, ये हो गया भैया चौथे और देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। अगर पूछा जाए भाई 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले गैर कांग्रेसी, मतलब ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जिन्होंने 5 वर्ष का पूरा कार्यकाल किया, लेकिन ये कब तक रहे? तो 1977 से 79 तक रहे। लेकिन 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं भारत के, वो हैं अटल बिहारी वाजपेयी। पूछा जाता है, ध्यान रखना भाई। लिख देते हैं भाई यहाँ पर 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले भारत के पहले गैर कांग्रेसी कौन है भाई? प्रधानमंत्री कौन है? अटल बिहारी, कौन है भाई? अटल बिहारी वाजपेयी। 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले पहले भारत के कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है भाई? अटल बिहारी। लेकिन पूछा जाता है देश के पहले कांग्रेसी प्रधानमंत्री, तो मोरारजी देसाई होगा। और सर्वाधिक बार भारत का 10 बार बजट पेश करने वाले भी ध्यान रखना कौन है भाई? मोरारजी देसाई के बारे में इतने हमें पॉइंट ध्यान रखने। इनका कार्यकाल पूछा जाएगा 77 से 79 तक भाई, ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन आते हैं अगला भाई। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है भाई। बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 में पूछा गया है भाई। आर्कटिक अंटार्कटिक महाद्वीप, अब देखो ये वाला हमारा पृथ्वी मिलेगी हमें देखने को, ये वाला तो यहाँ पर ये वाला जो पोल्स है, यहाँ पर जो क्षेत्र मिलेगा हमें देखने को मिलेगा, ये आर्कटिक क्षेत्र मिलेगा।
तो आर्कटिक ये वाला जो क्षेत्र है हमारा, ये इसे नाम दिया जाता है भैया उत्तरी ध्रुव बोला जाता है। इसे बोला जाता है भाई नॉर्थ पोल। उत्तरी ध्रुव के पास देखने को मिलेगा आर्कटिक क्षेत्र मिलेगा, जो कि एक बर्फीला क्षेत्र होगा। फिर यहाँ पर इसके साउथ में यहाँ पर देखने को मिलेगा हमें, साउथ में मिलेगा अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट मिलेगा देखने को, अंटार्कटिका महाद्वीप। तो यहाँ पर मिलेगा अंटार्कटिका, ये साउथ पोल्स पर मिलेगा। तो यहाँ पर बोला गया आर्कटिक और अंटार्कटिक, तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के निकट देखने को मिलेंगे ये दोनों क्षेत्र। ये मिलेंगे, उत्तर में हमारा आर्कटिक मिलेगा और दक्षिण में मिलेगा अंटार्कटिका महाद्वीप। ये क्या है, दोनों बर्फीले क्षेत्र मिलेंगे, मतलब ठंडे क्षेत्र में से। तो इसमें आंसर जो है बी वाला आंसर होगा। सही है भाई। आगे देखो क्वेश्चन नंबर अगला। 1992-93 में किस संस्था ने स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम शुरू किया? एसएससी में पूछा है, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया भाई, एसएससी ने पूछा है भैया। तो ये किया भैया नाबार्ड। तो नाबार्ड के बारे में बहुत कुछ मैंने आपको बताया होगा। नाबार्ड के द्वारा भाई एक प्रोग्राम, नाबार्ड के द्वारा क्या क्या लाया गया है, देखो एक कॉन्सेप्ट लाया गया है, माइक्रो एंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम, डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे शॉर्ट में नाम दिया जाता है MEDP। ये कब लाया गया भाई? 2003 और 4 में। ये किसके द्वारा? नाबार्ड के द्वारा लाया गया। अब इसमें क्या था, छोटे या सीमांत किसानों, किराएदार जो किसान हैं उनकी ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आए। छोटे और जो सीमांत किसान है और जो किराए पर रहने वाले जो किसान हैं उनकी ऋण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये वाला कॉन्सेप्ट किसके द्वारा लाया गया? ये MEDP, माइक्रो एंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम 2003 और 4 में लाया गया। और ये क्वेश्चन ध्यान रखना, SSC CHSL 2023 में आया हुआ है। तो ये 1992-93 का ये ध्यान रखना है हमें। कौन सा कार्यक्रम भैया? बैंक लिंकेज कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किए गए? नाबार्ड के द्वारा। और एक नाबार्ड के द्वारा ये वाला प्रोग्राम लाया गया। ये दो कार्यक्रम हमें ध्यान रखने, पेपर में पूछे गए कई बार। ये वाला तो SSC CHSL 2023 में, ये वाला जो पूछा गया CGL 2023 में पूछा गया SSC ने। आगे क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर लास्ट है भैया। नागझिरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में मैंने कई सारे टाइगर रिजर्व बताए होंगे, जैसे रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, और एक बताया होगा मैं रामगढ़ बिजधारी, और एक धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। राजस्थान के ये बताए। MP में कई सारे टाइगर की चर्चा की होगी और केरल में भी कई सारे बताए होंगे। तो ये नागझिरा टाइगर रिजर्व का संबंध किसका? महाराष्ट्र से है भाई। तो ये हमारा क्वेश्चन जो SSC GD 2021 में पूछा भी गया। तो आज की क्लास में जो हमने 15 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं भाई, जो पीछे की जो क्लास है उनके लिए हम चैनल पर एक फोल्डर बना दिया गया, प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ पर जो पीछे के जो प्रैक्टिस सेट हैं उन्हें जाकर देख सकते हैं भाई। तो आज के लिए इतना ही, कल नए सेट के साथ मिलेंगे भाई। वीडियो को लाइक वाइक जरूर करते रहें और शेयर भी करते रहें भाई, जिससे और लोग जो है उन्हें भी इन क्लासों का लाभ मिल सके। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलते हैं भाई।